हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी पर। दोस्तों, आज है तारीख 28 जून 2025 और दिन है शनिवार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजन आईएएस की मई महीने की मैगजीन को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला सेक्शन जो कि है राज व्यवस्था एवं शासन का, यानी कि पॉलिटी एवं गवर्नेंस। इस सेक्शन में आपको दो टॉपिक दिए गए हैं और उसके बाद क्या है, संक्षिप्त सुर्खियां दी गई हैं। सबसे पहला टॉपिक है जातिगत जनगणना, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है गैर सरकारी विधेयक और फिर कुछ छोटी छोटी सुर्खियां हैं जिसको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा जातिगत जनगणना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों आया था। ये टॉपिक सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उसमें बताया कि हम एक जनगणना आयोजित करेंगे जो कि होगी जातिगत जनगणना। और ये जो जनगणना भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, ये लद्दाख जैसे हिमसादी क्षेत्रों में, यानी कि लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 को होगी। और इसके अलावा जो देश के अन्य भाग हैं उनमें यह जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू कर दी जाएगी। और जो इस बार की जनगणना होगी उसमें जातिगत जानकारी भी एकत्रित की जाएगी, यानी कि यह जनगणना जो होगी वो जातिगत जनगणना होगी। अब ये तो बता दिया कि इस बार जो जनगणना होने वाली है वो जातिगत जनगणना कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जातिगत जनगणना होती क्या है। तो एक ऐसी जनगणना जिसमें हर व्यक्ति से उसकी जाति की जानकारी ली जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना। और इस जानकारी को लेकर सरकार क्या करेगी, यह जानकारी सरकार को यह जानने में मदद करती है कि कौन सी जातियां कितनी संख्या में हैं और उन्हें क्या ज़रूरत है ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगर हम भारत में जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में एक बार भारत में जनगणना कराई जाती है, यानी कि 1 दशक के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाती है। और इस जनगणना में क्या पूछा जाता है, लोगों से उनकी उम्र, लिंग, धर्म, भाषा, नौकरी, शिक्षा आदि की जानकारी ली जाती है। और जो सबसे पहली जनगणना भारत में हुई थी, जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना कराई जाती है। तो इसी प्रकार 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन उसको एक अनिश्चित काल तक रोक दिया गया या टाल दिया गया, क्योंकि उस समय क्या था, कोविड-19 जैसी महामारी चल रही थी। इसके कारण इसे अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया। अब अन्य संबंधित तथ्य देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद जब पहली बार जनगणना हुई तो उसमें जातिगत डाटा आधारित तौर पर लिया गया, यानी कि एकत्रित किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, राज्य स्तरीय जातिगत गणना भी हुई। लेकिन जो जनगणनाएं राज्य स्तर पर हुई उनमें बहुत सारी विसंगतियां मिली। उनमें एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी पाई गई और इन पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं जो कि राज्यों के द्वारा जनगणना की गई है। लेकिन जो अब जनगणना होने वाली है, यानी कि 16वीं जो जनगणना हुई, उसमें डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी, यानी कि पेन और पेपर के साथ रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल प्रारूप में, यानी कि डिजिटलाइज भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो साफ सिंपल सी बात है, क्या है कि भारत सरकार ने कहा है कि हम एक जनगणना कराने जा रहे हैं जो कि लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी और भारत के अन्य भागों में 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से लगभग 1.5-2 साल बाद। अभी 2025 चल रहा है, जून 2025, और ये कब शुरू होगी, मार्च 2027 में। स्वतंत्रता के बाद यह पहली जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है केंद्रीय स्तर पर, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ राज्यों ने करवाई है, जैसे बिहार ने कराई थी, कर्नाटक ने कराई थी। लेकिन इन राज्यों पर आरोप क्या लगते रहे हैं कि इनके द्वारा जो जनगणना कराई गई है उसमें एकरूपता, पारदर्शिता यानी और विश्वसनीयता की कमी है। तो इस प्रकार राज्य स्तरीय जनगणना हुई जिन पर आरोप लगते रहे। और जो अब की बार जनगणना होने जा रही है वो डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी।
भारत में जनगणना हर 10 साल बाद कराई जाती है और 2021 की जो जनगणना थी उसको स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 महामारी के कारण। अगर आपको एक सवाल ध्यान में आए तो क्या सवाल बनेगा कि क्या जातिगत जनगणना कराना या जनगणना कराना यह कानूनी रूप से वैध है? तो इसका आंसर है हाँ। जनगणना जो है भारत के संविधान और कानून के तहत कराई जाती है, यानी कि सेंसस जो एक्ट है, सेंसन एक्ट 1948, यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 है, और जो जनगणना नियमावली 1990 है, ये संविधान में इनके प्रावधान है और इनके तहत जनगणना का आयोजन किया जाता है। और जो जनगणना करने वाली अधिकारी होते हैं उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख भी इन अधिनियम में किया गया है। ये एक बॉक्स दिया गया आपके मैगजीन में जिसमें भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास बताया है कि कैसे स्वतंत्रता से पहले हमने 1881 में पहली जनगणना आयोजित कराई, फिर 1941 की जनगणना थी जिसका डाटा अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो ये आपको पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि हम जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, तो सबसे मुख्य बात है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान का पालन करना। जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति को जांचने के लिए, उनकी स्थिति को जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित कराने का प्रावधान है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा। तो अगर हम जातिगत गणना हम कराते हैं तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति का हमें पता चलता है। इससे हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पालन है सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है नीति निर्माण के लिए सहायक। देखो, अगर हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, जाति के सही आंकड़ों का पता चलेगा और इससे सरकार क्या तय कर सकेगी कि किन जातियों को ज़्यादा मदद चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ है क्या वह इन जातियों को मिल रहा है, यानी कि जो लक्षित समूह है इन जातियों में क्या उन तक यह लाभ पहुंच रहा है। तो जो संसाधनों का न्याय संगत आवंटन सुनिश्चित कर पाएंगे हम यह जनगणना कराने के बाद। फिर है ओबीसी को न्याय देने के लिए। देखो, ओबीसी जातियां क्या कहती रहती हैं कि भाई उनके पास ना जनसंख्या के सही आंकड़े नहीं है, इसकी वजह से वो आरक्षण जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो अगर हम जातिगत जनगणना कर लेते हैं तो उनकी जनसंख्या के सही आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो उनको आरक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा जो वो बार बार दावा करते रहती हैं। फिर अगला सकारात्मक उपाय, यानी कि अगर हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं, हमारे पास सही आंकड़े हैं, तो सरकार क्या तय कर सकेगी कि जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसी को आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो नौकरी के उसमें फील्ड में हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में हो। ठीक है, और जो वंचित वर्ग है, जो वंचित समूह है, उनकी बेहतर तरीके से हम पहचान कर पाएंगे इस जनगणना को कराने के बाद। और जो डाटा एकत्रित होगा, डाटा की मदद से सरकार क्या करेगी, जो नीतियां हैं उनको बेहतर तरीके से लागू कर सकेगी और आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनमें बदलाव भी किए जा सकेंगे। फिर अगला है जातियों का उपवर्गीकरण। ओबीसी वर्ग के अंदर भी कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं, ये हमें पता है, लेकिन जातिगत जनगणना से क्या पता चल जाएगा कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां सबसे पीछे हैं और उन्हें ज़्यादा मदद कैसे दी जाए, ये हम सुनिश्चित कर पाएंगे। यानी कि जातियों का क्या हो जाएगा, उपवर्गीकरण हो जाएगा और जिनको लाभ पहुंचाना चाहिए उन तक लाभ पहुंचेगा, ताकि असमानताओं को दूर किया जा सके, जिससे कि सारी असमानताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर इससे अगला पॉइंट क्या है, व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। अब कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण किए हैं, बहुत सारे आंकड़े जुटाए हैं, लेकिन हमें पता है कि उनमें क्या पाई गई है, विसंगतियां पाई गई हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि जो इन्होंने जनगणना की है वो क्या है, पारदर्शिता रहित है, यानी कि उसमें पारदर्शिता की कमी है, विश्वसनीयता की कमी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो डाटा आधारित सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों की पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ गणना पर आधारित एक केंद्रीय डाटाबेस का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर हम ये जनगणना करा लेते हैं तो जो हमारे पास डाटा होगा उसका यूज करके हम सभी जातियों के लिए एक जो राष्ट्रीय डाटाबेस है उसका निर्माण कर पाएंगे, जिससे इन जातियों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि इन जातियों का उत्थान हो सकेगा।
तो ये जातिगत जनगणना के महत्व थे कि भाई जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। फिर अगला पॉइंट है जातिगत जनगणना से कुछ चिंताएं भी हैं जो इससे जुड़ी हुई है, क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है, स्टिक डाटा और रिपोर्टिंग की समस्या। भाई हम जातिगत जनगणना करने जा रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं कि लोग अपनी जाति को जानबूझकर गलत बता सकते हैं। सबसे पहली संभावना तो यही है कि लोग अपनी जाति को जानबूझकर गलत बता दें, क्योंकि 2011 की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई थी। यानी कि जो अधिकारियों ने डाटा संग्रह किया था, डाटा का जो संग्रहण किया था अधिकारियों के द्वारा, उसमें त्रुटियां थी। और दूसरी बात क्या थी, जो अधिकारी डाटा एकत्रित करने जा रहे हैं उनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है, चिंता है जो इस जातिगत जनगणना के साथ जुड़ी हुई है। समझ आया आपको। इसमें क्या बता रहा है कि भाई एक तो जो अधिकारी डाटा एकत्रित करने जा रहे हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास, जिससे कि त्रुटि हो सकती है। दूसरा, लोग क्या कर सकते हैं, जानबूझकर अपनी जाति गलत दर्ज करा सकते हैं। अब लोग जानबूझकर गलत जाति क्यों दर्ज कराएंगे, ताकि उनको ज़्यादा लाभ मिल सके, वो सोचेंगे कि हमें आरक्षण मिल जाएगा। फिर अगला है वर्गीकरण से जुड़ी समस्याएं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो केंद्र और राज्य है उनकी जाति सूचियों में अंतर है। हरियाणा में जो जाट है वो ओबीसी में शामिल नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में शामिल होते हैं। तो ऐसी प्रकार की विसंगतियां भी जातिगत जनगणना में पाई जाती हैं, जो कि राज्यों के बीच अलग अलग होती हैं। यानी कि राज्यों में जो जातियों की लिस्ट है वो अलग अलग है, क्योंकि हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई अगर हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है राजनीतिक तनाव, क्योंकि कुछ जातियां खुद को पिछड़ा या अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की मांग कर सकती हैं। वो कह सकती हैं कि हाँ हमें हमें मतलब अपनी जाति को हम आरक्षित श्रेणी में रखना चाहते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ मिले। और इससे क्या होगा, राजनीतिक तनाव बढ़ेगा और अशांति फैल जाएगी। इसका एक स्पष्ट उदाहरण क्या है कि भाई राजस्थान में जो गुज्जर आंदोलन हुआ था, गुज्जर आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो गुज्जर समुदाय था उसने क्या कह दिया था कि भाई हमें खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उसने रखी थी। यानी कि जो राजस्थान में जो गुज्जर आंदोलन हुआ था, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उन्होंने ये मांग की थी कि भाई हमें आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दो। तो ये भी एक समस्या है इससे जुड़ी हुई। फिर तीसरा क्या है, इससे अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, जो कि है पहचान की राजनीति। यानी कि जातिगत आंकड़ों का राजनीति में गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जातिगत जो डाटा एकत्रित होगा उसका राजनीति में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, सामाजिक विभाजन हो सकता है। फिर निजता से जुड़ी समस्याएं भी कुछ रहती हैं। अगर ये जानकारी जो डाटा एकत्रित किया गया है डिजिटल तरीके से हम कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, प्राइवेसी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इतने साक्षर नहीं है, कम साक्षरता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्राइवेसी का खतरा भी बना रहता है। तो ये तो हमने देख लिया कि जातिगत जनगणना की चुनौतियां क्या थी, कुछ कमियां थी, चिंताएं थी, और जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है। अब हम देखेंगे कि भाई जातिगत जनगणना से जुड़ी आगे की राह है, जो हम सुझाव दे सकते हैं वो क्या है। अगर मैं सबसे पहला सुझाव देना चाहूँ तो क्या होगा कि भाई सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सुझाव और बातचीत कर सकते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए कि जो समाज के नेता हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं और जो जनता है उससे सुझाव लेकर एक योजना बनाए सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग ही जातिगत जनगणना कराए, ताकि वह अच्छे और सही तरीके से पूरी की जा सके। ठीक है, इसमें देखो लिखा भी गया है कि परामर्श प्रक्रिया, यानी कि सरकार को विशेषज्ञों, जातीय समूह, राजनीतिक संगठनों से परामर्श करना चाहिए, ताकि जातिगत जो जनगणना है वो सही तरीके से पूरी की जा सके। फिर अगला पॉइंट है जाति निर्देशिका, यानी कि हर राज्य की जो जातियां हैं उनकी एक मानक लिस्ट तैयार की जाए, ताकि कोई भ्रम हमें न हो, जिससे सभी का डाटा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में तैयार किया जा सके। अगला पॉइंट क्या है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, यानी कि जो अधिकारी जातिगत डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कम से कम त्रुटियां हों, न के बराबर त्रुटियां हों, और जातिगत जनगणना में दोहराव जैसी स्थितियां न उत्पन्न हो और त्रुटियों से बचा जा सके। फिर अगला पॉइंट अगर हम दे तो
जनगणना करने के लिए हमें एआई और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा टाइम बचेगा और गलतियां कम से कम होंगी, क्योंकि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका एक टॉपिक था जातिगत जनगणना के ऊपर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि ये पता चल जाए कि अगली वीडियो में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा। अब इसकी अगर मैं एक बिल्कुल छोटी सी ब्रीफ समरी लूँ मात्र 20-30 सेकंड में, तो क्या है, मुद्दा क्या था, सबसे पहले है क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 2027 में जनगणना होगी जिसमें जातियों की जानकारी भी ली जाएगी। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो योजनाएं हैं या आरक्षण है इनका लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। फिर हमने देखा कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है कि भाई गलत जानकारी इकट्ठी हो सकती है, राजनीतिक तनाव भी बन सकता है इससे, और जो डाटा की सुरक्षा है, गोपनीयता है, उसको भी खतरा हो सकता है। फिर हमने कुछ सुझाव दिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुझाव में हमने क्या दिया कि भाई जो एम्प्लॉय इकट्ठा डाटा एकत्रित करने जा रहा है उसको अच्छी ट्रेनिंग दें, एआई का इस्तेमाल करें, जनता से हम सुझाव लें, और जो विशेषज्ञ राजनीतिक जो संगठन के नेता हैं उनसे भी हम परामर्श कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में देखा। तो अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है हमारा अगला टॉपिक है गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले आपको इसकी एक रीडिंग ले लेनी है, उसके बाद आप क्लास को देखें, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये वर्ड है गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि भाई जो हाल के वर्षों में संसद के जो सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को जो समय मिल रहा है उस समय में कमी आई है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गैर सरकारी विधेयक होते क्या हैं। तो मान लो जब कोई सांसद जो मंत्री नहीं होता, यानी कि जब कोई सांसद खुद से कोई नया कानून बनाने के लिए विधायक पेश करता है, यानी कि एक मिनट दोबारा समझो आप। देखो, जब कोई सांसद है ना, संसद में कोई कानून यानी कि विधेयक पेश करता है संसद के सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। अब वो सांसद कैसा होना चाहिए, जो मंत्री नहीं होता, यानी कि ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं होता वह खुद से कोई कानून बनाने का सुझाव संसद में रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ऐसे सांसद को, जो सांसद इस बिल को संसद में रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर। अब ये सांसद इस विधेयक को संसद में रख रहा है, तो प्रक्रिया कैसे चलती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस सांसद मतलब इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की। तो संसद, ये जो सांसद प्रस्तुत कर रहा है इस विधेयक को, उसको सबसे पहले 1 महीने पूर्व ये इसकी सूचना देनी होती है कि हाँ भाई मैं ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो सभापति है उससे इसको अनुमति लेनी होती है। देखो, 1 महीने पहले तो संसद को सूचना देनी होगी और लोकसभा के अध्यक्ष को बताना होगा, राज्यसभा का जो सभापति है उसकी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही यह प्रस्तुत किया जा सकेगा। अगर कोई ऐसा विधेयक है तो ये विधेयक प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो यह प्रक्रिया थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लोकसभा में इसका डिस्कशन कब होगा। अगर कोई सांसद ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को जो कार्यवाही होती है उसके अंतिम 2.5 घंटे में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा की जाएगी। और सेम इसी प्रकार राज्यसभा में क्या होगा, प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार यानी कि एक शुक्रवार के अंतराल पर दोपहर 2:30 से 5 बजे तक, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का ही समय हो गया, इसी समय में ऐसे विधेयक पर विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया कि गैर सरकारी विधेयक होते क्या हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक जो किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं संसद के समक्ष, तो ऐसे विधेयक को हम क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक। और जो सांसद होता है वो क्या होना चाहिए, मंत्री नहीं होना चाहिए। देखो ये लिख रखा है, संसद के जो सदस्य जो मंत्री नहीं होते वे गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, और इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ही हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो
पहला गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था उसका क्या नाम था, मुस्लिम वक्फ विधेयक विधेयक 1952। और इस विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था, सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में इसको प्रस्तुत किया था। अब ये हमने देख लिया कि गैर सरकारी विधेयक होते क्या है, कैसे इनकी प्रक्रिया होती है संसद में प्रस्तुत करने की। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई अगर कोई गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो उसका महत्व क्या है, यानी कि अगर कोई नेता या सांसद इसको पेश करेगा तो वो क्यों करेगा। सबसे पहला पॉइंट है नीतिगत विचार। ये विधेयक उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। अब मान लो कोई सांसद इस विधेयक को पेश कर रहा है तो वो क्यों करेगा, वो ये देखेगा भाई सरकार इसकी और जो ये मुद्दा उठा रहा है इस विधेयक में, उसको ये पता है कि सरकार इस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दे रही या इसको नजरअंदाज कर रही है। तो इस विधेयक के माध्यम से क्या होता है, उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो कि 2019 में पेश किया गया था, इसमें क्या था कि भाई कर्मचारियों को ऑफिस के बाद कोई कॉल प्राप्त न हो, यानी कि कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कोई ऑफिस से कॉल न आए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है सुधार की संभावना। अगर कोई गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें दो ही बातें होंगी, या तो वो जो पुराने कानून है उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है, सुधार कराने के लिए इसको पेश किया गया है, या कोई नया मुद्दा है जिसके ऊपर बहस करना चाहते हैं सांसद, इसलिए उसको पेश किया गया है, तो सुधार की संभावना भी होती है। उदाहरण के लिए मैगजीन में दिया गया जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक था उसको 2014 में पारित किया गया था। फिर उससे अगला है पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसका क्या मतलब है, पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति। मान लो कोई एमपी है, वो इस विधेयक को पेश कर रहा है, तो वो इस विधेयक को जब पेश कर रहा है तो वो अपनी पार्टी से बिल्कुल स्वतंत्र होकर इस विधेयक को पेश कर रहा है, अपने यानी कि अपने विचार व्यक्त कर रहा है, जिससे क्या होगा, लोकतांत्रिक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और उसको भी बढ़ावा मिलता है लोकतांत्रिक भागीदारी को। यानी कि एमपी जो होता है वो अपनी राय खुलकर रख सकता है, उसके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं होता, यानी कि पार्टी दबाव से वह आज़ाद होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया। इससे अगला पॉइंट है निगरानी और संतुलन। देखो अब किसी ने विधेयक पेश किया तो विधेयक पेश करेगा तो सरकार को उसकी जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो विधेयक होते हैं वो सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। सरकार ने कोई नीति बना दी वो सही नहीं है तो उस नीति के विपक्ष में हम क्या करेंगे, एक विधेयक कोई पास कर रहा है सांसद, तो सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा इस विधेयक के प्रति। तो क्या होगा, इससे सरकार की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि यह एक प्रभावी माध्यम है ऐसी जवाबदेही को तय करने का। अब हमने देख लिया कि गैर सरकारी विधेयक होते क्या हैं, प्रक्रिया कैसे होती है, इनका महत्व क्या है, लेकिन ये तो है नहीं कि इनमें कुछ कमी भी होती होगी। हम देखो ये खबर सुर्खियों में क्यों आई थी, क्योंकि गैर सरकारी विधेयकों को जो समय मिल रहा है वो कम है, और हमने देखा कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो कारण देखेंगे कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, यही आपका अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, व्यवधान यानी कि बहस का समय बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि संसद में हंगामे या दूसरी बहसों के कारण जो पीएमबी है यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी कि गैर सरकारी विधेयक है, उन पर चर्चा नहीं हो पाती। देखो आपके पॉइंट इसमें लिखा भी गया, व्यवधान यानी कि संसद की बैठक में बार बार स्थगित होने के कारण जो संसद की बैठक वो स्थगित हो जाती है, बार बार जो सामान्य सत्र है उनमें हंगामा हो जाता है, जिससे इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिल पाता। एक आपकी मैगजीन में उदाहरण भी दिया गया है कि भाई जो 17वीं लोकसभा थी 2019 से 2024 तक, उसके दौरान लोकसभा में टोटल 729 विधेयक पास किए गए थे और 705 राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 2 विधेयक ही लोकसभा में क्या हुए, चर्चा की गई, 2 विधेयकों की। देखो 729 तो प्रस्तुत किए गए, लेकिन 729 में से केवल 2 ही चर्चा में लिए गए और 705 में से केवल 14 ही। ये आप देख रहे हो कि 1% से भी कम विधेयक चर्चा में लिए गए, यानी कि जो ये है
बहस का समय यानी कि चर्चा का समय बहुत कम है, इनकी सुनवाई ही नहीं होती, इसकी वजह से ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखें तो प्रक्रिया संबंधी समस्याएं। हाँ, तो जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनके लिए जो हमने समय आवंटित किया है वो सप्ताह में केवल 2 या 3 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का ही समय हमने निर्धारित किया है, जिससे इनकी चर्चा शुरू होने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि संख्या तो हो जाती है इनकी ज़्यादा और बहस होने में लग जाता है इनके ऊपर टाइम, जिससे कि वर्षों तक ये पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, संसाधनों की कमी। अब कोई सांसद विधेयक ला रहा है तो उसके पास मतलब अगर वो किसी कानून के विपक्ष में भी विधेयक ला रहा है तो उसको क्या चाहिए कि एक तो रिसर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में, जिस टॉपिक के ऊपर वो ला रहा है। तो सांसदों के पास क्या होता है, एक तो रिसर्च टीम की कमी होती है और उनके पास इतने कानून की विशेषज्ञता भी नहीं होती जिससे कि वो इन विधेयकों को प्रस्तुत करने में काम कर सकें। तो सबसे मोटी कमी क्या है कि संसाधनों की कमी है सांसदों के पास। अगर कोई सांसद इसको लाना चाह रहा है तो उसको एक अच्छी सी रिसर्च टीम बिठानी पड़ेगी, जो फिर कानून बनाने की जो विशेषज्ञता है वो पता होनी चाहिए, लेकिन सांसदों के पास इन सभी चीज़ों का अभाव होता है। फिर अगला पॉइंट है पारित होने की कम संभावना। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत कम गैर सरकारी विधेयक हैं वो पारित किए जाते हैं, यानी कि जो पारित होकर कानून का रूप ले ले ऐसे विधेयक बहुत ही कम है संख्या में, क्योंकि आज तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन सके हैं। आप देखोगे कि एक लोकसभा कार्यकाल में 729 पास हुए हैं, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है उससे लेकर आज तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं। और अंतिम बार जो ऐसा विधेयक 1970 में बना था, लेकिन 1970 में बना था और आज तक ऐसा विधेयक कानून नहीं बन पाया। आप देखोगे कि 30 और 25 यानी कि 55 साल हो गए आज तक अभी तक ऐसा विधेयक कानून नहीं बन पाए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जो पारित होने की है वो संभावना बहुत ही कम है, यानी कि हद से ज़्यादा कम है। फिर अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब कई गैर सरकारी सांसदों ने बताया है कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, यानी कि जो सरकार के अपने बिल होते हैं वो सरकार को ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं सरकार उन पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करती, अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाती, और जो गैर सरकारी विधेयक हैं इसी कारण से उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो ये पॉइंट हमने देखे, आई थिंक आपको समझ आ गया हो। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं थोड़ी देर में। देखो, सबसे पहला है व्यवधान, यानी कि इनके ऊपर बहस करने का समय बहुत ही कम है। फिर क्या है कि प्रक्रिया संबंधी समस्याएं हैं, इनकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि एक सप्ताह में केवल 2.5 घंटे का समय मिल पाता है, जिससे कि इनकी पेंडिंग जो रेट है यानी कि जो वर्षों तक ये पेंडिंग रह जाते हैं। फिर संसाधनों की कमी है, अगर कोई सांसद लाना चाह रहा है तो उसको एक अच्छी सी रिसर्च टीम बिठानी पड़ेगी, उसको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी, जो कि सांसद नहीं कर पाते। ठीक है, जिससे इन सरकारी विधेयकों की संख्या भी कम हो जाती है, यानी कि जो सांसद लाना चाह रहा था वो नहीं ला पाता। फिर अब पारित होने की कम संभावना, क्योंकि आज तक केवल 14 विधेयक ही कानून बन पाए हैं। 1970 के बाद आज तक कोई विधेयक कानून बना ही नहीं है, लगभग 55 साल हो चुके हैं। फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार भी भाई इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सरकार जो अपने खुद के बिल होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देती है, और इसकी वजह से ही जो गैर सरकारी विधेयक है उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो अगला टॉपिक है आगे की राह। हमने ये तो देख लिया कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम हो रही है, तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किए जा सकें जो गैर सरकारी विधेयक हैं वो। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट दें तो प्रक्रिया को हमें सरल बनाना होगा। जो प्रक्रिया है उसमें कोई व्यवधान नहीं हो, यानी कि यह प्रक्रिया व्यवधान रहित होनी चाहिए। समय जो हो वो निर्धारित होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस समय पर इन विधेयकों की चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि निश्चित समय तय हो ताकि जो गैर सरकारी विधेयक है उन पर पूरी तरह से चर्चा की जा सके। फिर है कि संसद में रिसर्च टीम हो ताकि एमपी भी अच्छे विधेयक ला सके। अब एमपी के पास अच्छी टीम नहीं है तो संसद में क्या करना चाहिए, हमें एक अच्छी टीम बैठानी चाहिए, यानी कि अनुसंधान सहायता देनी चाहिए। संसद को प्रभावी तरीके से सहायता देने के लिए एक अलग अनुसंधान संस्था का गठन करना चाहिए ताकि जो भी सांसद हैं वो अच्छे विधेयक बना सके। फिर एक समीक्षा समिति बनानी चाहिए सरकार को, जो क्या तय करेगी कि किस बिल पर चर्चा जरूरी है। यानी कि संसद में बहुत सारे बिल आ रहे हैं,
तो एक समीक्षा समिति बनाओ जो क्या तय करेगी कि भाई कौन सा बिल इम्पोर्टेंट है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा बिल प्रासंगिक है, जिससे उस पर चर्चा की जा सके या उसको प्राथमिकता दी जा सके। इसके लिए हमें क्या अपनाना होगा, यूके जैसा मॉडल हमें अपनाना होगा जो कि है 10 मिनट रूल। यानी कि 10 मिनट रूल क्या है, जिसमें सांसद एक बिल्कुल छोटा सा भाषण देगा और उसके साथ ही वह जो लघु विधेयक है उसको प्रस्तुत कर देगा और नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त भी कर देगा। यानी कि जो 10 मिनट रूल होता है उसमें एमपी छोटा भाषण देकर छोटा बिल रखता है जो कि एक लघु विधेयक होता है। तो ये सुर्खी आपकी कंप्लीट होती है। सॉरी, ये टॉपिक था, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया जो कि था गैर सरकारी विधेयक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो चुकी है। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, यानी कि आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। सबसे पहली जो हमारी सुर्खी है वो है समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, समावेशी शिक्षित पहुंच। देखो ये सुर्खी, मतलब ये खबर सुर्खियों में क्यों रही, आपको पहले एक रीडिंग ले लेनी है कि ये खबर सुर्खियों में क्यों रही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमर जैन बनाम भारत संघ मामले में क्या कहा कि भाई जो ई गवर्नेंस है, कि भाई जो ई गवर्नेंस है और जो कल्याणकारी वितरण प्रणालियां हैं उन तक सभी की पहुंच होनी चाहिए और यह व्यक्तियों का जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आई थिंक आपको ये लाइन इतनी टफ लैंग्वेज में समझ नहीं आई होगी, तो मैं इसको एक आसान कर देता हूँ इस लाइन को। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हर नागरिक है ना उसको सरकारी योजनाओं और जो डिजिटल सेवाएं हैं उन तक बराबर और आसान पहुंच मिलनी चाहिए और यह पहुंच मिलना उनके जीवन और स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका एक हिस्सा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। सिंपल बात, हर नागरिक को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक बराबर पहुंचो और आसानी से पहुंच मिले। अब मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो एक मामला सामने आया था जिसमें क्या था कि एक व्यक्ति का चेहरा जल गया था, किसके कारण, एसिड अटैक के कारण एक व्यक्ति का चेहरा जल गया और उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था कि हाँ ये वही व्यक्ति है। और जब वह व्यक्ति बैंक में जाता है तो ई केवाईसी जैसी सेवाओं से उसे बैंक द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चेहरा बदल जाने से कोई कोई व्यक्ति ई गवर्नेंस सुविधा पाने के अधिकार से वंचित हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जवाब देते हुए क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है या किसी का चेहरा बदल जाता है तो वो ई गवर्नेंस सुविधा पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। यही आपके में मैगजीन में दिया गया है। देखो डिजिटल नो योर कस्टमर, यानी कि केवाईसी मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई अगर किसी की चेहरे की विकृति बदल जाती है, कोई दृष्टिहीन हो जाता है तो उस व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं के लाभ से वंचित न किया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने जो ई केवाईसी प्रक्रिया है उसको दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए एक 20 निर्देशों का सेट जारी किया था ताकि जो जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी ई केवाईसी की जा सके। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो सिंपल बात आपको समझ आ गई होगी कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। ई केवाईसी प्रणाली को दिव्यांगजनों के लिए आसान बनाओ जिससे चेहरा पहचानना उनके जरूरी ना हो, बल्कि आप अल्टरनेट तरीका अपनाओ जैसे ओटीपी आना, फिंगरप्रिंट आना आदि। फिर कोर्ट ने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि जो डिजिटल पहुंच है वो किसके बराबर है, जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बराबर है। अब जो डिजिटल पहुंच है वह केवल इंटरनेट नहीं है बल्कि डिजिटल सेवाओं तक समावेशी पहुंच ही मौलिक अधिकार के बराबर है। ठीक है, यानी कि डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्याय संगत दोनों होना चाहिए। डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि इस अधिकार के बराबर है जो डिजिटल पहुंच है वो। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, सरकार की जिम्मेदारी यानी कि राज्य का दायित्व क्या बनता है कि जो भी गरीब लोग हैं, ग्रामीण है, दिव्यांग है और अशिक्षित लोग हैं, इन सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़े, इनको डिजिटल साक्षरता पहुंचाए, सुनिश्चित करें इन तक और इनके बीच में कोई भी भेदभाव न हो अनुच्छेद 14 और 15 के अकॉर्डिंग, और समाज में समानता स्थापित हो जाए आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग।
यही आपके इसमें दिया गया है। राज्य का दायित्व है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15, 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर जो भी व्यक्ति हैं उनको डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करे, यानी कि उन तक डिजिटल पहुंचाए, उनको डिजिटल दुनिया से जोड़ पाए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है स्पीड तेज हो जाती है कभी कभी, मतलब बीच में स्पीड तेज हो जाती है, तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ भाई स्पीड तेज हो जाती है कभी कभी, आप उसको थोड़ा धीमे पढ़ाएं। तो यही था पॉइंट। अगला पॉइंट है समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व, कि भाई अगर हम सभी तक डिजिटल पहुंच दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो उसका क्या महत्व होगा। जो सबसे पहला क्या होगा, जो ग्रामीण शहरी विभाजन है उसमें कमी आ जाएगी, सभी लोग साक्षर हो जाएंगे, तो क्या होगा, सभी प्रशिक्षित होंगे, सभी को नॉलेज होगी और उनका विकास हो पाएगा, मानसिक विकास संभव हो पाएगा। जो ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है और जो वित्तीय प्रौद्योगिकियां हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित होगी, उनकी जो उनका जो विकास प्रक्रिया है उसमें ये लोग सभी शामिल हो जाएंगे जो वंचित वर्ग हैं फिलहाल। तो ये हमने देखा, यही शुरू की थी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, डिजिटल पहुंच जरूरी क्यों है। आई थिंक स्पीड बढ़ गई थी, देखो आगे नहीं, ये सुर्खी बस इतनी ही है। इसमें बताया गया है कि डिजिटल पहुंच जरूरी क्यों है, क्योंकि सरकारी योजनाओं की हम सुविधा ले पाएँ, ऑनलाइन शिक्षा मिल सके, नौकरी और रोजगार के अवसर ज़्यादा विकसित हो सके, क्योंकि सभी तक डिजिटल पहुंच होगी, सभी स्किलफुल होंगे तो स्किल इंडिया का भी लक्ष्य है वो पूरा होगा और नौकरी और रोजगार के अवसर ज़्यादा हो जाएंगे। समाज में जो बराबरी यानी कि हर कोई विकास में शामिल हो पाएगा, समाज में समानता भी स्थापित हो जाएगी। ठीक है, आसान निष्कर्ष इसका यही है कि भाई अब डिजिटल सेवाओं तक समावेशी पहुंच सिर्फ एक सुविधा नहीं होगी बल्कि यह एक अधिकार बन जाएगी। अब आप एक बॉक्स दिया हुआ आपकी मैगजीन में कि भाई इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय क्या है। तो सबसे पहला मामला दिया गया है साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 का ये वाद है। यह सबसे पहले मैं बता दूं ये मामला क्या था। यह मामला था कि भाई गर्भ में जो भ्रूण के लिंग की पहचान करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ यह मामला था। कुछ वेबसाइट थी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे विज्ञापन दिखा रही थी कि भाई जो लड़का या लड़की होने का टेस्ट कराने के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसको भारत में क्या कर दिया, गैर कानूनी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, और यह मामला इसीलिए यह मामला लाया गया था कि जो भाई जो गर्भ में भ्रूण है उसकी पहचान है न की जा सके। अब भारत में भ्रूण लिंग पर जांच क्यों है, ये अगर आपको जानना हो, क्योंकि भारत में कई जगहों पर लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, इसीलिए भारत में भ्रूण लिंग की जांच पर रोक लगाई गई है, ताकि जो लोग हैं वो लड़कियों की गर्भ में ही पहचान करके गर्भपात न कराएं। और इसके लिए एक 1994 में एक कानून भी लाया गया था जिसका क्या नाम था, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस कानून का क्या नाम था, PCP, सॉरी एक मिनट रुको, थोड़ी दूर हो गया ये, कानून का क्या नाम था, PCPNDT एक्ट। फुल फॉर्म क्या थी इसकी, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, यानी कि इस कानून के तहत गर्भ में जो लिंग जांच करना या उसका प्रचार करना अपराध मान लिया गया था। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। सिंपल बात है, ये केस आपकी मैगजीन में दिया गया है। निष्कर्ष क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इंटरनेट पर जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर ये नहीं दिखाया जाएगा कि भाई जो भ्रूण की लिंग की जांच है वो आप करवा सकते हो, यानी कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण फैसला था। फिर अगला है अनुराधा वसीम बनाम भारत संघ। यह भी इसी प्रकार का मामला था। यह केस जम्मू कश्मीर से जो इंटरनेट बंद और अनुच्छेद 370 हटाने की बात की गई थी उसके बाद यह मामला दर्ज किया गया था 2020 में। और इस मामले का बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो आपको क्या था कि भाई 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि हाँ भाई ऐसा सरकार ने किया था। इसके साथ ही सरकार ने क्या किया, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया और धारा जो 144 है वो लागू कर दी, जिससे राजनीतिक नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया था। और जो अखबारों की छपाई है या पत्रकारिता है वो भी इसके कारण प्रभावित हो गई थी। तो अनुराधा भसीन कौन थी, एक कश्मीर टाइम्स वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है उसकी संपादक थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि
और उसमें कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट बंद हो रहा है और जो आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है, उससे जो पत्रकारिता है वो प्रभावित हो रही है। यानी कि उससे उसके कारण पत्रकारिता मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 के तहत आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में आता है, उसके अधिकार की उल्लंघन है या अधिकार का हनन है। तो ये मामला इस प्रकार था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निष्कर्ष दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद नहीं कर सकती और इंटरनेट आज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हिस्सा बन गया है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। फिर अगली सुर्खी पे चलते हैं जो कि है मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्ति। तो ये मामला सुर्खियों में क्यों आया था? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई आर्बिट्रेटर होता क्या है। पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। हमें ये देखना कि आर्बिट्रेटर होता क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे सुर्खियों में क्यों आया था ये मामला। सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधित करने की सीमित शक्तियां हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। यानी कि कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए फैसले में कुछ भी बदलाव कर सकता है, लेकिन सिर्फ खास परिस्थितियों में। ये नहीं है कि हमेशा कर दिया, लेकिन जो कुछ खास परिस्थितियां होंगी उसी में ये जो इसका फैसला है आर्बिट्रेटर का उसको चेंज कर सकता है। तो आर्बिट्रेटर वर्ड बार बार यूज हो रहा है, यानी कि जो मध्यस्थम है उसका बार बार यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मध्यस्थम होता क्या है। मध्यस्थम क्या होता है? यह कोर्ट से बाहर विवाद सुलझाने का तरीका है। इसमें दो पक्ष होते हैं वो आपसी सहमति से एक निर्णयकर्ता यानी कि आर्बिट्रेटर को चुन लेते हैं जो कि उनको फैसला सुनाता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो प्रक्रिया है बहुत ही जल्दी हो जाती है, सस्ती भी है और आसान भी है, इसलिए इस प्रक्रिया को चुना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आर्बिट्रेटर ने फैसला गलत सुना दिया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोर्ट कुछ मामलों में जो मध्यस्थ के जो फैसले हैं उसमें बदलाव या संशोधन कर सकता है। यही आपकी मैगजीन में दिया गया है कि भाई जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटाकर लागू किया जाता है। एक वर्ड यूज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओमने माजुस कंटिनेंट इनसेमाइन सिद्धांत का उल्लेख किया था। इसका अर्थ है कि बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। तो हम इस सिद्धांत को देखेंगे कि यह सिद्धांत होता क्या है। इस सिद्धांत का सीधा मतलब है कि भाई जिसके पास बड़ी शक्ति होती है ना, उसके पास यह शक्ति भी, उस छोटी शक्ति भी अपने आप आ जाती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि अगर किसी कोर्ट के पास किसी पूरे फैसले को रद्द करने की शक्ति है, तो इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई पूरा फैसला है, अगर किसी कोर्ट के पास उस पूरे फैसले को रद्द करने की शक्ति है, तो इसका मतलब यह है कि उस फैसले का कुछ हिस्सा भी वह रद्द कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो कोर्ट अगर इस पूरे मामले को हटा सकती है तो इस आधे मामले को भी हटा सकती है। यही क्या है? और ये ओमने माजुस कॉन्टिनेंट इनसे माइनस का सिद्धांत है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ ना आए तो दूसरा बिल्कुल आसान आपकी नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लूँ तो अध्यापक और सजा का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई अगर एक अध्यापक किसी छात्र को स्कूल से निकालने का अधिकार रखता है, तो इसका क्या मतलब है कि वह अध्यापक उस स्टूडेंट्स को केवल चेतावनी या डांटने का अधिकार भी रखता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो बड़ी शक्ति होती है उसी में छोटी शक्ति भी निहित होती है। यानी कि जो कोर्ट है, देखो ये लिख रखा है बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। यानी कि इसका से क्या है कि जो आर्बिट्रेशन यानी कि जो मध्यस्थ के निर्णय है उसको रद्द करने की शक्ति आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति में ही निहित होती है। यानी कि आर्बिट्रेटर ने अगर कोई फैसला सुना दिया, अब वो ये लग रहा है कि भाई आधा फैसला तो सही है, आधा फैसला तो वैध है और आधा फैसला वो अवैध है, यानी कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो न्यायालय के पास क्या शक्ति है? तो न्यायालय के पास क्या शक्ति है कि भाई वो इस कानून के मतलब इस फैसले के आधे हिस्से को दोबारा से कानूनी कार्रवाई कर सकता है और जो आधा हिस्सा वैध है उसको एज इट इज छोड़ सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि भाई अगर कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो या गणना की गलती सुधारना, अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो कोर्ट उसे ठीक कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है ब्याज में बदलाव। कुछ मामलों में कोर्ट
ने क्या फैसला दिया कि जो कोर्ट के फैसला देने के बाद जो ब्याज मिल रहा है उसकी राशि को भी घटा बढ़ा सकते हैं। यानी कि आर्बिट्रेटर ने कोई फैसला दे दिया, लेकिन कोर्ट क्या करेगी, जो उसने आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया था उसमें अगर कोई ब्याज की राशि तय की गई थी तो कोर्ट उस ब्याज की राशि को भी टेढ़ी मेढ़ी कर सकती है, यानी कि बदल सकती है। अनुच्छेद 42 के तहत विशेष अधिकार से बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक खास शक्ति होती है जिसके तहत वह पूर्ण न्याय के लिए किसी भी फैसले को बदल सकती है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, समझ आया आपको? तो यही इसमें दिया गया था। फिर है भारत में जो मध्यस्थम व्यवस्था है, यानी कि जो आर्बिट्रेशन व्यवस्था है उस वो क्या है, इसका क्या महत्व है, क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन व्यवस्था अपनाते हैं तो जो निर्णय होते हैं वो कम प्रतिकूल होते हैं, यानी कि सभी निर्णय जो हमारे अनुकूल सुलझा दिए जाते हैं, और यह प्रक्रिया बहुत ही लचीली यानी कि त्वरित प्रक्रिया है, टाइम भी कम लगता है और जो पैसा भी है वो कम लगता है इस प्रक्रिया में। तो यही आपकी मैगजीन में दिया गया था। फिर कानूनी फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है कि इसके लिए क्या कानूनी फ्रेमवर्क है। जो हमारे अधिनियम की धारा 34(1) है उसमें बताया गया है कि जो मध्यस्थम का निर्णय है उसको रद्द करने के लिए केवल और केवल किसका सहारा लिया जा सकता है, अदालत का सहारा लिया जा सकता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे उसका निर्णय रद्द किया जा सके। और जो इसके अलावा धारा 37 में क्या बताया गया है कि जो बताया गया किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है। कभी अगर आर्बिट्रेटर ने कोई आदेश दे दिया तो क्या आपको ये देखना होगा कि ये आदेश है जिसके खिलाफ हम अदालत में जा रहे हैं, क्या इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य तरीके भी हैं, जैसे सुलह और मध्यस्थता का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है हमारे पास। कानून कौन सा है? मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 है, जिसके तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उनका समाधान करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कानून है जिसका नाम है यूनिसिट्रल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के मॉडल है, जो कि लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन 1985। इसके अनुसार भी हमें जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी समस्या का समाधान कराने के लिए। इतना आपको याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा पूछा जाएगा अगर परी में पूछा भी गया तो, कि भाई आर्बिट्रेटर क्या होता है, ये खबर सुर्खियों में क्यों रही थी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर, जो कि है रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान। एक बार वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो चुकी है। 47 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये खबर, ये मामला सुर्खियों में क्या रहा था, क्या मामला था। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार से भागकर भारत में आ गए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें जातीय हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, और उन्होंने भारत में आकर शरणार्थी के रूप में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि भाई उन्हें भारत से बाहर न निकाला जाए। यही इसकी बैकग्राउंड था इस मामले का, कि भाई कुछ जो रोहिंग्या मुसलमान थे म्यांमार से भागकर कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे शरणार्थी के रूप में, और कह रहे थे कि हमें वापस भारत से बाहर मतलब म्यांमार में न भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो रोहिंग्या UNHCR के पहचान पत्र हैं उनके आधार पर भारत में रुकने का भारत में रुकने का अधिकार नहीं है। किनको? रोहिंग्याओं को। देखो ये दे रखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो UNHCR शरणार्थियों हैं जबरन जो विस्थापित समुदाय हैं रक्षा कर लो, एक वैश्विक संगठन है भारत के शरणार्थी। एक मिनट देखो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो रोहिंग्या UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो संस्था है, अगर इसका कोई पहचान पत्र है इनके पास, तो भारत में रुकने का अधिकार है भारत सरकार इनको नहीं दे सकती इस पहचान पत्र के आधार पर। एक मिनट में अपनी मैगजीन खोल लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन में देखने पर यह समझ नहीं आता कि कहाँ से पॉइंट पढ़ाना है यार, कहाँ से पॉइंट बोलना है। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भारत में शरणार्थी संधि जो कि 1951
और जो प्रोटोकॉल 1967 है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो भारत ऐसे शरणार्थियों को रोकने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, फिर एक वर्ड यूज हुआ है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देखें तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शरणार्थियों को जो जबरन देश छोड़ने वाले हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी रक्षा और सहायता करने का काम करती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून क्या है, तो इसका आंसर है नहीं, भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून है नहीं है। हर केस को सरकार, जो भी शरणार्थी आ रहे हैं उस हर केस को सरकार अपनी विदेश नीति या सुरक्षा के हिसाब से अलग अलग तरीकों से देखती है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि भाई भारत में शरणार्थी को क्या माना जाता है। तो जो भारत में शरणार्थी आते हैं उनको या तो एलियन या विदेशी नागरिक के रूप में पहचाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, फिर है पासपोर्ट अधिनियम 1920। अब ये तो हमें पता चल गया, हम ये देखेंगे भारत के मौजूदा कानून कौन कौन से हैं ऐसे शरणार्थियों के बारे में। सबसे पहला जो कानून है वो है विदेशी विषयक अधिनियम 1946। इसमें सरकार को ये शक्ति है कि वह भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे जो विदेशी हैं उनको भारत से बाहर निकाल सकती है, उनको भारत से डिपोर्ट कर सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा कानून है वो है पासपोर्ट अधिनियम 1920। इसके तहत केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति है, जो भी बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको सरकार देश से बाहर निकाल दे, यानी कि जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको सरकार द्वारा भारत से बाहर निकाला जा सकता है, जो बिना पासपोर्ट के यहाँ पर भारत में प्रवेश कर गए हैं, जो भारत में रह रहे हैं। और भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 258 का भाग 1 और जो 239 का भाग 1 है उसके तहत केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां होती हैं जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को दी जा सकती हैं, जैसे विदेशी नागरिकों की निगरानी करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें वापस भेजना। तो सिंपल बात थी। सुर्खियों में क्यों रही थी, क्योंकि म्यांमार से कुछ शरणार्थी भागकर आ गए थे। तो हमने देखा कि भारत में इसके बारे में कोई कानून है तो कौन सा कानून है, और इन सभी के बारे में हमने पढ़ा कि शरणार्थियों को भारत में क्या माना जाता है। और जो यूएनएचसीआर है वो क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था है जो शरणार्थियों की रक्षा और सहायता करती है। तो मोटा मोटा निष्कर्ष, अगर मैं इसके निष्कर्ष की बात करूं तो क्या है, भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। रोहिंग्याओं को यूएनएचसीआर का कार्ड होने पर भी स्थायी रूप से भारत में रुकने का अधिकार नहीं, यानी कि भारत सरकार उन्हें जब चाहे भारत से बाहर भेज सकती है, उनको डिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, आया समझ। अब ये बॉक्स दिया गया है, अन्य प्रावधान क्या है। भारत गैर निर्वासन यानी कि नॉन रिफोलमेंट का सिद्धांत है। इसका क्या मतलब है इस सिद्धांत का, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उस देश में वापस न भेजना जहां उसकी जान को खतरा हो या जहां पर उसके खिलाफ हिंसा या मानव के अधिकारों का उल्लंघन किया जा सके, यानी कि मानवाधिकार उल्लंघन का जहां पर वो व्यक्ति शिकार हो उसके। देखो क्या है, मान लो कोई व्यक्ति भागकर भारत में, मतलब म्यांमार से भागकर भारत में आ गया, तो नॉन रिफोलमेंट का सिद्धांत क्या कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को भारत से दोबारा बाहर नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो वापस अपने देश में जाता है तो वहाँ पर उसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है, उसके खिलाफ अहिंसा हो सकती है और जो उसके मानवाधिकार हैं उनका उल्लंघन भी हो सकता है। तो यही क्या है, हमारा नॉन रिफोलमेंट का सिद्धांत है। ठीक है, ये मामला क्यों आया था, अगर इसकी मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मोहम्मद सालिमुल्लाह और अन्य कुछ शरणार्थियों को म्यांमार से भारत भेज दिया गया था। वो भारत से मतलब म्यांमार से भागकर भारत में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पर जब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, भारत से उनकी जबरन डिपोर्ट यानी कि रवानगी को रद्द करने की याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि अगर उन्हें यहाँ से वापस भेजा गया तो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये नॉन रिफोलमेंट का सिद्धांत लागू किया कि हाँ भाई अगर किसी को खतरा है उसके देश में तो हम रख सकते हैं उसको अपने देश में। ठीक है, ये भी यही मामला था। फिर अगली सुर्खी की साइड चलते हैं जो कि है पैदल यात्रियों के
अधिकार, राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस। तो सुर्खियों में क्यों रही? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में क्या कहा है कि जो पैदल यात्री हैं उनको भी, उनके भी कुछ संवैधानिक अधिकार हैं जिनको मान्यता देनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी मौलिक अधिकार हैं जो कि उन्हें किसके तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जो भी पैदल, यानी कि हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और अगर कोई भी व्यक्ति बिना कानून के अनुसार या प्रक्रिया के अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित होता है तो उसको वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? देखो आपकी मैगजीन में क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या किया जाएगा, जो भी फुटपाथ हैं उनको ऐसा बनाया जाएगा कि उन पर कोई भी अवरोध न है, और जो भी दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो इन फुटपाथों पर आसानी से चल सकें। और इसके लिए क्या किया है, एक प्रक्रिया या जीवन स्वतंत्रता प्रक्रिया स्थापित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी जो सार्वजनिक सड़कें हैं उन पर फुटपाथ होने चाहिए जो कि दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हों और उनके उपयोग के योग्य हों। फुटपाथ पर जो भी अतिक्रमण है, यानी कि जो भी कब्जा किए हैं, उनको वहां से हटाया जाए और इनका उपयोग लोगों के लिए किया जा सके। फिर कुछ ऐसी नीतियां तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव को सुनिश्चित करें। यानी कि जो सभी राज्य सरकार हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो फुटपाथों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ठीक है, सिंपल बात थी, 2-3 पॉइंट है। सभी सड़कें जो सार्वजनिक सड़क है उन पर फुटपाथ हो, दिव्यांगजनों के लिए हो उपयोग, मतलब दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हो, ऐसा फुटपाथ होना चाहिए। अतिक्रमण, जो उन पर फुटपाथों पर अतिक्रमण है, जो कब्जा किए हुए अवैध लोग, उनको वहां से हटाया जाए। आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, फुटपाथ पर लोग रेहड़ी लगा देते हैं, वहां पर सो जाते हैं, कई बार तो वहां पर घर भी बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं कि भाई ये सब यहाँ से क्लियर किया जाए, हटाया जाए, जिससे इन फुटपाथों का सही से यूज हो सके। और सरकार, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार हैं, वो भी ऐसी नीतियां बनाएं जिससे इन फुटपाथों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फिर अगली जो हमारी सुर्खी है वो है सिक्किम राज्य को दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। तो हाल ही में सिक्किम ने भारत का हिस्सा बनने की 50वीं वर्षगांठ या सालगिरह मनाई है। सिक्किम के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो पहले क्या था, 1974 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 तक जो है वो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिसके तहत जो सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले 1974 में जो सिक्किम था वो एक संबंध राज्य या एसोसिएट स्टेट था भारत के लिए। ठीक है, यानी कि एक अलग देश जैसा था जिसको हम क्या बोलते थे, एसोसिएट स्टेट कहते थे। तो हमने कुछ बदलाव किए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए हम 1975 में, जिसके तहत जो सिक्किम राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और अब यह सिक्किम भी भारत के दूसरे राज्यों जैसा बन गया। और जब सिक्किम बना तो वह भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बनाया गया था। और फिर दिया गया है अनुच्छेद 371F। तो अनुच्छेद 371F क्या था कि भाई जब सिक्किम भारत में पूरी तरह शामिल हो गया तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। यह अनुच्छेद सिक्किम को कुछ खास अधिकार और सुरक्षा देता था, जो कि थी सिक्किम की जो पुरानी परंपराएं हैं, जो कानून है और जो लोगों के अधिकार हैं, उनकी रक्षा भारत सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि सिक्किम अब भारत का राज्य, पूर्ण राज्य बन चुका है। ठीक है, तो सरकार ने क्या सुनिश्चित किया कि जो सिक्किम राज्य की जो परंपराएं हैं, वहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं, वहाँ के जो कानून है, उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। वहाँ की जो पहचान है, संस्कृति को बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए।
तो ये सुर्खियां थी आपकी। इसी के साथ आपका जो पहला टॉपिक है जो कि पॉलिटी और गवर्नेंस का था वो समाप्त हो जाता है। विजन आईएएस की मई मंथ की मैगजीन का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल की शुरुआत आज से कुछ 1 महीने पहले की थी और व्यूज भी लगभग हमारी वीडियोस पर अभी तक 100-150 व्यू आए हुए हैं। देखो शुरुआत में बिल्कुल बिगिनिंग से मैंने ये शुरुआत की है और बिल्कुल शुरुआत में ही अगर 100 बच्चे भी मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना ताकि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊँ। अगर आप इस वीडियो के बारे में भी देखोगे तो मैंने एक शेड्यूल अपलोड किया था इस चैनल पर, जो कि हम इस सेक्शन की जो हम स्ट्रीमिंग करने वाले थे, इस सेक्शन की जो क्लास आने वाली थी वो कब आने वाली थी 7 जुलाई को। लेकिन आप देखोगे, देखो 7 जुलाई को आपकी क्लास आने वाली है जो मैंने शेड्यूल डाला हुआ है और आज क्या है 28 जून। आज 28 जून है, यानी कि हम अगर मोटी मोटी बात करें तो 9 दिन पहले मैंने इस वीडियो को डाल दिया है। वीडियो डालने का कारण क्या है, क्योंकि आपका फीडबैक अच्छा आ रहा है जिससे मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भाई मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये चैनल शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो क्या करें, लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट डाल दें कि हाँ भाई आपको क्या सुधार करने हैं। अगर पसंद आती है तो थैंक यू भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही हम विजन आईएएस की जो मैगजीन है, जो आने वाले महीने में जो मैगजीन आएंगी उसको हम कवर करते रहेंगे। और हम इस मैगजीन को कवर करने का टारगेट कितने दिन का रखते हैं, 15 दिन का। अब देखो मेरे से ये काम तो होगा नहीं कि भाई जो दूसरे चैनल वो क्या कर रहे हैं कि 7 या 8 घंटे नॉर्मली, यानी कि 4 से 5 घंटे की डालते हैं, 7-8 घंटे की भी नहीं है वीडियो। मैंने देखा है कि भाई 4 से 5 घंटे में पूरी मैगजीन को कवर कर रहे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो 4-5 घंटे में कैसे कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं कवर करने बैठा हूँ तो एक जो सेक्शन है मैगजीन का उसमें लगभग मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जा रहा है। लेकिन जो मेरी क्वालिटी है आई थिंक वो क्वालिटी अच्छी है। अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को तो आप क्वालिटी के बारे में बताएं कि हाँ भाई क्वालिटी है मेरी कैसी है वीडियो की। क्योंकि दोस्तों मेरे से ऐसा नहीं होगा कि मैं एक टॉपिक पर आऊँ 20-25 मिनट उसको रटा रटा है बोल के चला जाऊँ। इसके पीछे जो वीडियो आ रही है इसके पीछे एक रिसर्च होती है, अच्छे से टॉपिक को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी वीडियो लाई जाती है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो साथ के दोस्त भी होते हैं, अब मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, दोस्त होते हैं वो देख रहे हैं कि हाँ भाई लड़के ने चैनल शुरू किया है। फीडबैक अगर आएगा नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे मजाक बनाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आप क्या, अगर आप चाहते हो कि मेरा मजाक बने तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ इस सेशन का एंड हम कर देते हैं। 1 घंटा 3 मिनट की वीडियो ये बन चुकी है। तो धन्यवाद, अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, आखिर आप एंड तक इस लेक्चर को देखा आपने। धन्यवाद।